जब भी हम जापान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड नेशन की इमेज आती है, जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, जहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेबल है। पर फिर ऐसा क्यों है कि हमारी इंडियन करेंसी जापान की करेंसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इनफैक्ट 1 इंडियन रुपए की वैल्यू 1.68 जापानीज येन के बराबर है। अगर हम इसे डॉलर से कंपेयर करें तो $1 की वैल्यू अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास होती है और वही $1 की वैल्यू 130 जापानीज येन के बराबर है। कौन डिसाइड करता है ये वैल्यूज, और क्या जापान को अपनी वीक करेंसी से फर्क नहीं पड़ता? तो चलो आज डिसाइफर करते हैं इसको इस वीडियो में। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर किसी कंट्री की करेंसी वीक है तो ये नुकसान वाली बात है कि फायदे वाली। तो इसका ना कोई फिक्स आंसर नहीं है, ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड कर सकता है बेस्ड ऑन कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उसके गोल्स क्या हैं। नॉर्मली लोगों को लगता है कि वीक करेंसी होना एक बुरी बात है, बट अगर कोई कंट्री मेजरली एक्सपोर्ट्स करती है तो ये वीक करेंसी उनके लिए काइंड ऑफ बेनिफिशियल है, क्योंकि जब वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर एक्सपोर्ट करेंगे, मान लो जापान अगर एक्सपोर्ट कर रहा है कोई टेक्नोलॉजी या गुड या सर्विस यूएस में, तो यूएस के कंज्यूमर्स को वो काफ़ी सस्ती पड़ेगी क्योंकि उनकी करेंसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे जापान को फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कोई और कंट्री सेम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है तो यूएस के कंज्यूमर्स को जापान का प्रोडक्ट ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लगेगा, क्योंकि उनकी करेंसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू जापानीज येन। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई प्रोडक्ट अगर इंडिया में 1000 रुपीज़ का है तो वही प्रोडक्ट यूएस के कंज्यूमर्स को ऑलमोस्ट अराउंड $12 के आसपास ही पड़ेगा। ये था काइंड ऑफ वीक करेंसी का बेनिफिट। पर दूसरी ही जगह अगर आपके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में कोई ऐसा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है जो बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, तो वो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपकी करेंसी वीक है। वीक करेंसी की वजह से इन्फ्लेशन भी राइज होता है, क्योंकि अब सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पैसों की वैल्यू कम हो गई है। और अगर जिस रेट से आपके कंट्री की करेंसी डीवैल्यू हो रही है, उस रेट से अगर लोगों की उस कंट्री में सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, तो वो एक दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी कंट्री फूड के इंपोर्ट्स पे डिपेंड करती है तो लोगों का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फूड के कॉस्ट भी शूट अप हो जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। पर अगर हम जापान की बात करें तो वो एक वर्ल्ड लीडर है ट्रेड में, जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, और कहीं ना कहीं फॉर श्योर बेनिफिट कर रहा है अपनी वीक करेंसी की वजह से। वीक करेंसी की वजह से टूरिज्म भी बढ़ता है कंट्री में, क्योंकि ये बाहर के फॉरेनर्स के लिए ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा चीप हो जाता है इस कंट्री में, तो ज़्यादा लोग आएंगे और टूरिज्म बढ़ेगा। पर कुछ इंडस्ट्रीज के लिए वीक करेंसी बेनिफिशियल नहीं है, खासकर वो इंडस्ट्रीज जो बाहर से अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके फिर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और एक और कैटेगरी ऑफ कंपनीज है जिन्हें इस वीक करेंसी से दिक्कत होती है। ये वो कंपनीज हैं जो दूसरी कंट्री में जाके मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तुमने सुना होगा एप्पल इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खोल रहा है आईफोन के लिए। सिमिलरली अगर जापान कहीं और जाके किसी कंट्री में, सपोज यूएस में जाके अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलता है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की लेबर की कॉस्ट और सर्विसेज जो वहाँ पे वो अवेल करेंगे वो भी उन्हें महंगी पड़ेगी, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है। चलो हमें थोड़ा बेस समझ आ गया है कि एक वीक करेंसी के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अब हम ये पता कर लेते हैं कि ये एक्चुअली करेंसी की वैल्यू डिसाइड कैसे होती है। करेंसी की वैल्यू भी नॉर्मल चीज़ों की तरह डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होती है। जैसे अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए पर इतनी सप्लाई ना हो मार्केट में, तो उस चीज़ का प्राइस बढ़ने लगता है। वैसे ही अगर किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए पर इतनी डिमांड ना हो, तो उसका प्राइस कम होने लगता है। ये केस हम तब देखते हैं जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने लग जाती है। तब सप्लाई तो बढ़ जाती है करेंसी की, पर इतनी डिमांड नहीं होती, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और इन्फ्लेशन राइज होता है। ये हम एक कंट्री के एग्जांपल से समझ सकते हैं जिसका नाम है जिम्बाब्वे। अर्ली 2000s में जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी करेंसी इतनी ज़्यादा डीवैल्यू हो गई और इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई कि सिर्फ 3 अंडे खरीदने के लिए $100 बिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स चाहिए थे। और चूना लगा दिया। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि करेंसी की डिमांड का क्या मतलब है। रुपये तो सबको ही चाहिए, डिमांड तो है ही। सबको नहीं चाहिए लक्ष्मण, समझाता हूँ रुको। करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जिसे हम फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं। इन मार्केट्स में अगर आपको डॉलर खरीदना है तो आपको उसके इक्विवेलेंट रुपी ट्रेड करना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा लोग डॉलर खरीदेंगे तो डॉलर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी। इसे हम काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट से भी कंपेयर कर सकते हैं। जब किसी स्टॉक को बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू या प्राइस अप्रिशिएट होता है। काफ़ी सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, बस यहाँ पे स्टॉक की जगह करेंसी है। चलो अब हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का थोड़ा आइडिया लग चुका है, तो अब हम ये समझते हैं कि किसी करेंसी की डिमांड और सप्लाई कैसे चेंज होती है, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे ही उसकी वैल्यू डिसाइड होगी। वैसे रीजंस तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट 2 मेजर रीजंस हैं। पहला रीज़न है इंटरेस्ट रेट। हम सब जानते हैं कि हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है,
जैसे इंडिया में RBI है, US में फेड है और जापान में बैंक ऑफ जापान है। और वैसे ही अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो वो हो सकते हैं जैसे कि PNB, HDFC, SBI। इन कमर्शियल बैंक्स को अगर पैसों की नीड होती है तो वो ये सेंट्रल बैंक से बोरो करते हैं किसी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे। जब भी किसी कंट्री में सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो उस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं। अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स क्यों बढ़ती हैं ये अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट शॉर्ट में बोलूँ तो अगर इंडिया में कोई कंपनी है और उसे पैसे चाहिए तो वो 2-3 तरीकों से वो पैसे रेज कर सकते हैं। एक हो सकता है स्टॉक मार्केट से रेस कर ले, एक हो सकता है बैंक से लोन ले ले, तीसरा एक और तरीका है जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड्स इशू करके। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो अगर वो बैंक से लोन लेंगे तो उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो वो एक तीसरा तरीका भी अपनाते हैं जिसे बोलते हैं बॉन्ड्स, जहाँ पे वो एक बॉन्ड इशू करते हैं नॉर्मल पब्लिक को और पब्लिक वो बॉन्ड्स खरीद सकती है और हर बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड होता है। तो अगर मैं कोई बॉन्ड खरीदूँ और उस पर इंटरेस्ट रेट है 10% तो मुझे हर साल या फिर क्वार्टरली 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो कंपनीज नए बॉन्ड्स इशू करती है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। हर कोई चाहता है अपने पैसे पे ज़्यादा इंटरेस्ट पाना, इसलिए फॉरेनर्स भी फिर इन्वेस्ट करने लगते हैं इन्हीं कंपनीज में जो कि जिस भी कंट्री में जहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट है। अब अगर कोई भी किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे उस कंट्री की करेंसी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर मुझे US में इन्वेस्ट करना है तो मुझे US डॉलर्स चाहिए होंगे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उसके लिए मुझे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से US डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, जिसकी वजह से US डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती है कंट्री में, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू भी कम हो सकती है क्योंकि इन्वेस्टर्स अब दूसरी किसी ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कंपैरेटिवली हाई है। और जापान में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स ऑलमोस्ट 0 के आसपास ही रहते हैं। कोविड के बाद से US फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, जिसकी वजह से मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स US की तरफ ही शिफ्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही है। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जापान की करेंसी रिसेंटली और ज़्यादा वीक हो गई है। अब उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स इसलिए कम कर रखे हैं क्योंकि जापान की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट एक जगह पे। अब अगर वो इंटरेस्ट रेट से बढ़ा देंगे तो जो कमर्शियल बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को या लोगों को, उस पर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। फिर अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो कम कंपनीज और लोग पैसा लोन पे उठाएंगे, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में कम पैसा सर्कुलेट होगा और ग्रोथ कम हो जाएगी और भी ज़्यादा। अगला बड़ा एक फैक्टर है करेंसी की वैल्यू डिसाइड करने का, वो है कमोडिटी के प्राइसेस। यहाँ पे मैं एक कमोडिटी का एग्जांपल लूंगा जैसे कि ऑयल। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कनाडा जैसे देश का। कनाडा वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है। ऐसे में अगर किसी को कनाडा से ऑयल खरीदना है तो उसे वो कैनेडियन डॉलर्स में खरीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से कैनेडियन डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और कैनेडियन डॉलर्स की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी। ये हम काइंड ऑफ प्रूव कर सकते हैं कनाडा के एक्सचेंज रेट और ऑयल के प्राइस के चार्ट से। हम देख सकते हैं कि जब जब भी ऑयल का प्राइस बढ़ता है वैसे ही एक्सचेंज रेट पे भी कैनेडियन डॉलर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में मैंने काइंड ऑफ आप लोगों को बेस समझा दिया है चीज़ों का। अगली बार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और हेडलाइंस देखोगे जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या फिर ऑयल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, आपको पता होगा कि अब क्या होने वाला है। तो चलो यार, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।